गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एम्पियर का परपथी नियम भौतिक विज्ञान में इंटर के लिए इस बार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम्पियर का परपथी नियम, तो एम्पियर का परपथी नियम हमको याद भी होना चाहिए और इसका निगमन या डेरिवेशन भी हमको आना चाहिए। तो जो एम्पियर का परपथी नियम है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय रूप, वो देखेंगे हम लोग क्या है। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो जो एम्पियर का परपथीय नियम होता है उसके अनुसार, यानी एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से किसी बंद परिपथ के अनुदेश जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो रेखीय समाकलन है वो परिपथ में गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। क्या बताया हमने? जो एम्पियर का परपथीय नियम है, किसी बंद परिपथ के अनुदेश, जो एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो परिपथ से गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। एक बार फिर देखेंगे हम लोग। तो ये जो निशान दिख रहा है ये रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन को जो है डिनोट कर रहा है। तो एम्पियर का जो परपथीय नियम है, तो एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस परिपथ से गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो हमको ये सिद्ध करना है, तो इसका उपपत्ति, इसके डेरिवेशन देखेंगे हम लोग। तो जो प्रूफ है इसका, तो देखेंगे हम लोग कि इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। देखेंगे फिर से कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसके चारों ओर एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ मान लिया हमने। तो वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु ए पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालना होगा। तो देखेंगे वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र माने B इक्वल टू, तो सीधे तार के कारण सूत्र होगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखेंगे हमको चाहिए क्या, चूंकि रेखीय समाकलन जो है B डॉट डी एल इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, B डी एल कॉस जीरो, सिंस एक फार्मूला होता है A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब ए डॉट बी होता है तो वेक्टर हटा के उसका परिमाण ए बी लिखते हैं। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल था तो वेक्टर हटा के परिमाण बी डी एल लिख दिया, और ए डॉट बी का मतलब ए और बी के बीच कोण को थीटा कहेंगे। तो बी और डी एल दोनों की दिशा समान है तो इनके बीच बनने वाला कोण जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरा आ गया बी को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा डी एल, और चूंकि समाकलन का निशान लगाने के बाद डीएल का मतलब है कि छोटे छोटे खंडों को जोड़ दिया जाए, तो सारे छोटे छोटे खंडों को जोड़ देंगे तो परिधि तैयार हो जाएगी। तो समाकलन डीएल का जो सूत्र होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखेंगे बी डॉट डीएल इक्वल टू बी लिखा रहेगा, इसकी जगह पे हम लोग 2 पाई आर पुट कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 हो गया ये। समीकरण 1 व 2 से, तो फाई बी डी एल यानी रेखीय समाकलन, फाई नहीं बोलेंगे, रेखीय समाकलन बोलेंगे। बी का मान समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, और इंटू ऑलरेडी लिखा है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू हमारा आ गया म्यू जीरो आई, और यही हमारा एम्पियर का परपथीय नियम है। एक बार फिर से देखेंगे कि जो एम्पियर का परपथीय नियम है उसके अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो परिपथ से गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये लिखने के बाद में ये सूत्र लिख देंगे, फिर उपपत्ति प्रूफ डालेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक तार है आज जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, इसके चारों ओर एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिसके किसी बिंदु ए पर हमको पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेना होगा। तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर रहेगा। फिर बी डॉट डीएल की लिखा बी डीएल कॉस थीटा के सूत्र से हम लोग लगा देंगे। कोण हमारा डीएल और बी के बीच जीरो है, cos जीरो का मान 1, और ये समाकलन डीएल का मान 2 पाई आर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, बी का मान उठा के यहाँ डाल दिया गया, और हमारा यही एम्पियर का परपथीय नियम है। एम्पियर के परपथीय नियम को देखने के बाद में उसी
क्रम में एक प्रूफ आता है, धारावाही ऋजुरेखीय लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चित्र तो लगभग कॉमन रहेगा। तो देख लेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार PQ है जिसमें I एम्पेयर की जो धारा बह रही है, इसके चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ मान लेते हैं जिसके किसी बिंदु A पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे थ्योरी कि माना एक धारावाही चालक तार PQ है, माना एक धारावाही चालक तार PQ है जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर R त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ मान लेते हैं, इसके चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिसके किसी बिंदु A पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार देखेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार PQ है जिसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है, इसके चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिस वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु A पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। इतना थ्योरी लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर, एक मिनट, सीधे तार के कारण तो हमको ज्ञात ही करना है। हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेखीय समाकलन ज्ञात कर लेंगे, चूंकि B डॉट dl इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर के परिपथीय नियम में, तो इसको लिख सकते हैं B dl cos और थीटा। कोण हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो B को हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर केवल dl रह जाएगा। और चूंकि समाकलन dl माने पूरी परिध को जोड़ने को ही, dl के छोटे छोटे खंड हैं, इनको सबको जोड़ेंगे तो परिध आ जाएगी, तो इसको हम लोग 2 पाई r कहेंगे। तो B इंटू इसकी जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, 2 पाई r डाल दिया, और इधर हमारा लिखा रहा B डॉट dl, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। चूंकि अब लिख देंगे हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमारा होता है B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0I। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो जो ये लिखा वही लिखा, इसका मतलब इसके दोनों पक्ष ये बराबर हैं, तो म्यू 0 इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू 0I, या B इक्वल टू म्यू 0I अपॉन 2 पाई r। यही हमारा ऋजुरेखीय लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। एक बार फिर से देखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार PQ है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, इसके चारों ओर R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ मान लिया गया है जिसके किसी बिंदु A पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो रेखीय समाकलन B डॉट dl एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग निकाल लेंगे, और समाकलन dl का मान 2 पाई r होगा, समीकरण 1 मान लिया, फिर एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दिया और दोनों की तुलना कर दी, और हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। उसी के बाद एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, घनघोर महत्वपूर्ण प्रश्न, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाला बल आने की पूरी संभावना। बहुत धुआंधार प्रश्न, जिनको तैयार करेंगे जरूर तैयार करेंगे इसको। तो देखेंगे, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तार, ऋजुरेखीय माने सीधे तार, तो दो तार हमको देख पा रहे हैं हम लोग कि माना दो धारावाही ऋजुरेखीय तार AB व CD हैं, जिसमें तार AB में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, और दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच या तो आकर्षण बल F लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल F लगेगा, तो इसलिए दो चित्र आपको दिखाए गए हैं। तार वही है ABCD, यहाँ भी ABCD। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, चित्र बना लेंगे, और क्या लिखेंगे कि माना दो धारावाही ऋजुरेखीय तार, सीधे तार AB व CD हैं, जिनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः रिस्पेक्टिवली I1 व I2 हैं, व इनके बीच लगने वाला जो बल है F है, और दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हम लोगों को बल निकालना है, तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे, इतनी थ्योरी लिखने के बाद में हम लोग लिखेंगे कि तार AB के कारण CD तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
तो B1 इक्वल टू, क्योंकि तार सीधा है इसलिए सूत्र म्यू जीरो, सूत्र होगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। तो AB के कारण है तो धारा I1 ले लेंगे, तो म्यू जीरो I1 अपान 2 पाई आर, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता B1 है, तो B1 के कारण तार CD पर लगने वाला बल, जो वैद्युत बल है F इक्वल टू, तो सूत्र होता है हमारा IBL साइन थीटा। तो हमारा जब सूत्र होगा IBL साइन थीटा, तो I की जगह, क्योंकि तार CD की बात कर रहे हैं तो I2 रहेगा, B1 के कारण तो B1 रहेगा, I2 B1, और L रहता है तो तार की लंबाई हमने L मान लिया, और साइन थीटा चूंकि कोण हमको साफ साफ दिख रहा है 90 है, साइन थीटा लिख देंगे, और चूंकि थीटा बराबर हम लोग रख देंगे 90, अतः F बराबर I2 B1L साइन थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे। तो I2 B1L साइन 90 का मान 1 हो गया हमारा। इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब B1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो F बराबर I2 लिखा रहेगा। B1 का मान हमारा आया है म्यू जीरो I1 अपान 2 पाई आर इंटू L। तो F बराबर हमारा आ गया म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 R, और इंटू में हमारा L आ गया। अब लिखेंगे CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो लंबाई को एकांक करेंगे तो L को हम लोग नीचे लिए चले आएंगे, तो हमारा आ गया म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। यही जो है तार CD की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हो गया। एक बार फिर से देख लेंगे कि हमारे पास दो तार समांतर धारावाही रेखीय तार AB और CD हैं। तार AB में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल F है, और दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो तार AB के कारण CD पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है धारा I1 के कारण, लिख देंगे ब्रैकेट में धारा I1 के कारण। तो सीधे तार के कारण म्यू जीरो I1 अपान 2 पाई आर हो गया। फिर B1 के कारण तार CD पर लगने वाला बल, तो F बराबर सूत्र होता है IBL साइन थीटा। तो तार CD पर निकाल रहे हैं तो CD में बहने वाली धारा I2 है, तो I की जगह I2, B1 के कारण तो B की जगह B1, लंबाई L मान लिया तो L, और थीटा हमारा 90, तो साइन 90 1 हो गया। तो F का मान निकाल लिया, यहाँ से समीकरण 1 से B1 का मान उठा के डाल दिया, और हमारा बल का मान प्राप्त हो गया। अगर एकांक लंबाई के लिए कहेगा तो लंबाई, जब कोई भी चीज एकांक होगी तो वो नीचे जाएगी, तो एकांक लंबाई है तो वह नीचे चला गया। तो तार CD की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हो गया। तो उसी में दो परिभाषाएं छोटी हैं, पिछले वर्ष ही शायद 5 नंबर में आई थी, तो देख लेंगे हम लोग। एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो जैसा कि नाम से ही विदित है, यथा नामी तथा गुणे। नाभिकीय विखंडन माने टूटना, और संलयन माने जुड़ना। तो नाभिकीय विखंडन की जो परिभाषा रहेगी, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे ही। तो जो नाभिकीय विखंडन है, इसमें जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन माने टूटना। तो हमने क्या बताया, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 गिव्स आउट 56 बेरिलियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 प्लस ऊर्जा। यानी 1 न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के नाभिक में बमबारी करेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो नाभिकीय विखंडन एक बार फिर से देख लेंगे कि जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है या विखंडित होता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद ये उदाहरण लेकर के रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, वरना नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे। उसी के विपरीत है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन पे जो है हाइड्रोजन बम आधारित होता है।
तो इसमें इसके विपरीत है बिल्कुल कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बताया हमने कि जब दो नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। 1s2 + 1s2 gives out 1s3 + 1h1 + ऊर्जा, ये उदाहरण दे देंगे। ये नाभिकीय संलयन का है। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। विखंडन माने टूटना और संलयन माने जुड़ना।